मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में। ये जो पुष्यभूति वंश है, वर्धन वंश है, इसमें जो टॉपिक दे रखा है वो है हर्षवर्धन। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश में बात करें तो इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो केवल हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे। और पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश में जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो राजा रहा है या जिससे क्वेश्चन बनते हैं या जिसके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में पेपर में आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं हर्षवर्धन के बारे में। और हर्षवर्धन के बारे में भी हम जिस वंश से वो ताल्लुक रखता है वो है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश कौन सा वंश है? पुष्यभूति वंश। कहीं कहीं पे लिखा है वर्धन वंश। तो पुष्यभूति वंश हो या वर्धन वंश हो, दोनों का मतलब एक ही है। पुष्यभूति वंश हो या वर्धन वंश हो, दोनों का मतलब एक ही है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की बात करें, इसका संस्थापक पुष्यभूति था। कौन था? इसका संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। जैसे गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, वैसे ही पुष्यभूति वंश का या वर्धन वंश का शासक पुष्यभूति था। मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो क्वेश्चन बनता है कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति था। पुष्यभूति के बाद में कई राजा रहे, लेकिन यहाँ इनमें जो सबसे प्रभावशाली राजा है, सबसे शक्तिशाली राजा है, उसका नाम है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन प्रभाकर वर्धन यानी ये प्रभाकर वर्धन, ये राजा जितने भी रहे हैं इसके पहले, वो सभी राजाओं से सबसे अधिक शक्तिशाली राजा है। शक्तिशाली राजा यानी जितने भी राजा रहे इससे पहले इस वंश में, उनमें सबसे अधिक शक्तिशाली राजा है। इस शक्तिशाली राजा प्रभाकर वर्धन ने उपाधि धारण की थी परम भट्टारक व महाराजाधिराज। किसकी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज और परम भट्टारक की। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। यशोमती। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था? यशोमती। ये प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश में अब तक जितने भी राजा रहे हैं सब में शक्तिशाली है, प्रभावशाली है। उपाधियां धारण करी परम भट्टारक और महाराजाधिराज की, और इसकी पत्नी का नाम है यशोमती। अब यहाँ तक तो खैर सब सही है, पेपर में क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन इसके बाद में जो राजा बनने वाले उससे क्वेश्चन हमेशा बनेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो प्रभाकर वर्धन है, इनकी 3 संतान हुई। कितनी? 3 संतान हुई, यानी इसके 3 बच्चे थे, 3 संतानें थी। नंबर 1 राज्यवर्धन, नंबर 2 हर्षवर्धन, और जो नंबर 3 पर थे वो थी राज्यश्री। यानी हम ये कह सकते हैं इनमें 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। यानी टोटल मिलाकर के कितनी संतानें थी? टोटल मिलाकर के 3 संतानें थी। प्रभाकर वर्धन की 1 लड़की है और मेरे प्यारे दोस्तों 2 लड़के हैं, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ये जो राज्यवर्धन है, हर्षवर्धन है, राजश्री से दोनों बड़े हैं और इनकी माँ का नाम यशोमती है, पिता का नाम प्रभाकर वर्धन है। अब क्या होता है कि प्रभाकर वर्धन है राजश्री का विवाह करता है, यानी अपनी पुत्री का, यहां हम लिख सकते हैं कि प्रभाकर
वर्धन, पहले हम इसकी राजधानी बता दें। प्रभाकर वर्धन की राजधानी या पुष्यभूति या वर्धन वंश की राजधानी अगर आपसे पूछे तो बता देना थानेश्वर। राजधानी कौन सी थी इनकी? थानेश्वर। और थानेश्वर कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की प्रारंभ में राजधानी कहाँ थी या पहले राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी। थानेश्वर कहाँ पर है? हरियाणा में। प्रभाकर, ये प्रभाकर वर्धन अपनी पुत्री का विवाह मौखरी वंश के राजा, मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मन के साथ करता है। यानी प्रभाकर वर्धन अपनी पुत्री का विवाह मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मन के साथ करता है। और ग्रहवर्मन कहाँ का राजा है? कन्नौज का। ये कहाँ का राजा है? कन्नौज का। यानी अपनी पुत्री की शादी कर रहा है। पुत्री कौन? राजश्री। यानी प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह कहाँ कर दिया? ग्रहवर्मन के साथ कर दिया। ग्रहवर्मन कहाँ का राजा है? कन्नौज का राजा है। और ग्रहवर्मन किस वंश का राजा है? मौखरी वंश का राजा है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक विवाह हो गया, बारात खूब धूमधाम से चढ़ी, शादी खूब अच्छी हुई, सब कुछ सही रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है हंसते खेलते परिवार को नजर लग जाती है। और यहाँ ऐसा ही हुआ। ऐसा कैसे? मेरे प्यारे दोस्तों, कन्नौज से कुछ दूर मध्य प्रदेश में एक जगह मालवा, मालवा का राजा देवगुप्त था। मालवा का राजा कौन था? देवगुप्त था। अब इसने क्या किया? इसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। और कन्नौज पर आक्रमण जो किया है, अकेले नहीं किया है, इसने अपने दोस्त को साथ में लिया है। और दोस्त कौन है? शशांक। दोस्त कौन है? शशांक। शशांक और देवगुप्त ने दोनों ने मिलकर किस पर आक्रमण किया? दोनों ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? कन्नौज पर। अब आप मुझसे कहोगे कि ये मालवा का राजा देवगुप्त और ये शशांक पता नहीं कहाँ का राजा है, ये कन्नौज पर आक्रमण क्यों करा? क्या है इसके इतिहास के पीछे? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका इतिहास ये है कि ये जो पुष्यभूति वंश है, यानी वर्धन वंश है, जो पुष्यभूति राजा है, ये गुप्तों का सामंत था। किसका सामंत था? ये गुप्तों का सामंत था। गुप्तों का सामंत था। यानी जैसे गुप्त कुषाणों के सामंत थे, वैसे ही पुष्यभूति गुप्तों के सामंत थे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के सामंत अक्सर करके इतिहास में ऐसा देखा है, जो कमजोर पड़ा है, जो निबल पड़ा है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है और उसी के सहयोगी उसका फायदा उठाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ही हुआ था, क्योंकि कुषाणों के सामंत गुप्त थे और गुप्तों के सामंत पुष्यभूति। लेकिन गुप्तों में जो कमजोर राजा हुए, उनका फायदा उठाया इनके सामंतों ने और एक नए स्वतंत्र वंश की स्थापना कर दी। अब ये जो गुप्तों के सामंत थे, ये पूरी तरीके से नहीं खत्म हुए, ये कहीं कहीं जाकर के बस गए। कोई रिश्तेदारी था, कोई था। अब ये अलग थे रिश्तेदार। मान लो ये गुप्त है, देवगुप्त है, तो गुप्त वंश का राजा है। अब ये सीधे इनसे लड़ नहीं सकता, अगर लड़ता तो पहले ही लड़ जाता, क्योंकि प्रभाकर वर्धन शक्तिशाली राजा है। अगर ये आक्रमण करता तो ये बुरी तरीके से मारता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इसने प्रभाकर वर्धन पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन प्रभाकर वर्धन की लड़की की शादी जहां हुई है, प्रभाकर वर्धन की लड़की की शादी जहां हुई है, उसने कहीं ना कहीं वहां टारगेट किया। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये देवगुप्त गुप्त वंश का ही राजा है, कहीं ना कहीं मालवा का राजा है। और ये जो शशांक है, ये गौड़ का राजा है। ये कहाँ का राजा है? गौड़ का। अब आप कहोगे भारत में गौड़ कहां पर है? तो गौड़ बंगाल वाला क्षेत्र है। बंगाल को पहले क्या कहा जाता था? गौड़ कहा जाता था। और इतिहास में तुमने सुना होगा गौड़ नरेश शशांक। क्या सुना होगा? गौड़ नरेश शशांक। अब ये दोनों मिलकर के आक्रमण कन्नौज पर करते हैं। और कन्नौज पर जब आक्रमण करते हैं तो यहाँ ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं।
मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने प्रभाकर वर्धन के दामाद को मार दिया, राजश्री के पति को मार दिया। अब राजश्री बेचारी क्या करेगी? राजश्री चली जाएगी सब कुछ छोड़ करके जंगल। कहाँ चली जाएगी? जंगल में। यानी ये अगर वहां रुकती तो हो सकता है इसकी भी हत्या हो सकती थी। कहीं ना कहीं ये गुप्त रास्ते से ये जंगलों में निकल गई अपने कुछ सैनिकों के साथ और ये जंगलों में भटकती रही। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जब पता चला देवगुप्त ने यानी राजश्री के पति की हत्या कर दी है, इधर जैसे खबर पहुंची किसके पास में? राज्यवर्धन के पास में। और तब तक प्रभाकर वर्धन भी इस दुनिया में नहीं रहा था। प्रभाकर वर्धन के बाद में जो वर्धन वंश का राजा अगला बनता है वो कौन है? राज्यवर्धन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम प्रभाकर वर्धन के समय की बात करें, प्रभाकर वर्धन का जो समय है वो है 585 एडी से लेकर 605 एडी तक। कहां तक है? 585 से लेकर के 605 एडी तक। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये जब राज्यवर्धन गद्दी पर बैठेगा तो राज्यवर्धन का समय होगा 605 एडी से लेकर 606 एडी तक। ये किसका समय है? ये राज्यवर्धन का समय है। ये किसका है? ये प्रभाकर वर्धन का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभाकर वर्धन के बाद में अगला शासक कौन बनेगा? राज्यवर्धन। अब राज्यवर्धन क्या करेगा ये याद रखो। राज्यवर्धन यहां से निकलेगा और राज्यवर्धन कहां पहुंच जाएगा? मालवा, कन्नौज में। अब कन्नौज में पहुंचते ही राज्यवर्धन किसकी हत्या कर देता है? इस देवगुप्त की। तो याद रखना, देवगुप्त की हत्या कौन कर देगा? राज्यवर्धन। कौन कर देगा? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, याद रखना। यानी देवगुप्त ने हत्या की किसकी? गृहवर्मन की। और देवगुप्त की हत्या किसने कर दी? राज्यवर्धन ने। अब जैसे ही राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या की, अब देवगुप्त की हत्या जैसी हुई, गौड़ के नरेश बंगाल का जो शासक है उसका नाम है शशांक। वो शशांक छूटा यहां से और शशांक ने गृहवर्मन की हत्या कर दी। क्या कर दी? गृहवर्मन की हत्या कर दी। यानी हम ये देख सकते हैं कि देवगुप्त ने हत्या की गृहवर्मन की, देवगुप्त की हत्या की राज्यवर्धन ने। अब राज्यवर्धन की हत्या कौन करेगा? देवगुप्त का जो मित्र है शशांक। और शशांक ने जैसी राज्यवर्धन की हत्या की, अब मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यवर्धन के बाद कौन आएगा? वो है हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। और ये जो हर्षवर्धन है ये छुटेगा यहां से और ये किसकी हत्या कर देगा? हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? शशांक की हत्या कर दी। अब जब शशांक की हत्या होगी, इधर देवगुप्त खत्म, शशांक खत्म, दोनों खत्म। अब समस्या इसके सामने ये आ जाती है, दो चुनौतियां सबसे बड़ी इसके सामने थी। जैसे ही ये यहाँ से शशांक को और देवगुप्त को जब खत्म होते हैं तो हर्षवर्धन के सामने दो चुनौतियां थी। दो चुनौतियां। तो चुनौतियां जो थी वो नंबर 1, राज्य श्री का पता लगाया जाए। राज्यश्री का पता लगाना। और नंबर 2, साम्राज्य को संभालना। यानी इसके सामने ये दो बहुत बड़ी चुनौती थी। यानी हर्षवर्धन के सामने जो दो चुनौती हैं, एक तो राज्यश्री का पता लगाना, क्योंकि राज्यश्री जंगल निकल गई है, पता नहीं कहां भटक रही होगी। और दूसरी बात, इतना बड़ा विशाल साम्राज्य कैसे संभलेगा, उसके लिए ये सामने दो चुनौतियां थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ ये जो हमने जो शशांक की बात की है, शशांक के बारे में हम थोड़ी बात करने वाले हैं। ये वही शशांक है जिसने उस वृक्ष को कटवा दिया जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति की। ये क्वेश्चन अक्सर करके पेपर में आता है, नोट करके लिख लेना। गौड़ यानी बंगाल नरेश शशांक ने, गौड़ नरेश शशांक ने उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया
जिसके जिसके जिसकी जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, यानी इसने उस पेड़ को कटवा दिया जिसके नीचे बैठ करके महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की। अब आप कहोगे कि इसने क्यों कटवा दिया, ये किस धर्म को फॉलो करता था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी था। और शैव धर्म का अनुयायी किसकी पूजा करता है? भगवान शिव की पूजा करता है। किसकी पूजा करता है? शिव की पूजा करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो शशांक है, जब ये खत्म होता है तो बंगाल में कई सालों तक कोई राजा नहीं बनता है। अब आपने शशांक के बारे में जानकारी कर ली। अब मैं आपको ये बता दूं किसने किसकी हत्या की है, इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं बना रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको लिखना बहुत जरूरी है। हम ये लिख सकते हैं, मालवा के शासक देवगुप्त ने बंगाल के नरेश शशांक के साथ मिलकर राजश्री के पति गृहवर्मन की हत्या कर दी। ये आप लिख सकते हैं। अब जब गृहवर्मन की हत्या होगी, अब क्या होगा? राजश्री के बड़े भाई राज्यवर्धन ने मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या कर दी। अब अगला कदम क्या होगा? जैसे देवगुप्त की हत्या होगी, यहां गौड़ यानी बंगाल, नरेश शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब क्या होता है? राजश्री के छोटे भाई हर्षवर्धन ने गौड़ नरेश शशांक की हत्या कर दी। यानी यहां जो हमने लिखा है, किसने किसकी हत्या की है, वो जानना बहुत जरूरी है। यानी मालवा का शासक कौन है? देवगुप्त। इस देवगुप्त ने किसकी हत्या की है? गृहवर्मन की। देवगुप्त ने किसकी हत्या की है? गृहवर्मन की। और मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यवर्धन ने किसकी हत्या की है? देवगुप्त की। किसकी हत्या की है? देवगुप्त की। और यही हम बात करेंगे, जो शशांक है उसने किसकी हत्या की है? राज्यवर्धन की। उसने किसकी हत्या की है? राज्यवर्धन की। और यहां हर्षवर्धन ने किसकी हत्या की है? शशांक की। किसकी हत्या की है? शशांक की। तो यानी इधर देवगुप्त भी खत्म, शशांक भी खत्म। अब हम
जैसे हमने बात की, जब वो सारे के सारे राजा खत्म हो जाएंगे फिर अकेला हर्षवर्धन बचेगा। तो हर्षवर्धन के सामने दो चुनौतियां हैं, एक तो राज्यश्री का पता लगाना, दूसरा साम्राज्य को कैसे संभाला जाए। इतना बड़ा साम्राज्य, उसको कैसे संभाला जाए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब जो दो चुनौतियां इसके सामने, सबसे पहली चुनौती है बहन का कैसे पता लगाया जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये लोगों में ऐलान करता है कि कोई हमारी बहन को ढूंढ कर देगा, हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु है, उसके सहयोग से राजश्री का पता लगाया जाता है। किसके सहयोग से? दिवाकर, दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु के सहयोग से राजश्री का पता लगाया जाता है, यानी राजश्री मिल जाती है। अब जैसी राजश्री मिलेगी, राजश्री को इस राजश्री को पुनः कन्नौज की रानी बनाया जाएगा। कहाँ की रानी बनाया जाएगा? कन्नौज की रानी। किसको बनाया जाता है? राजश्री को। अब जैसी राजश्री कन्नौज की रानी बनेगी, अब रानी तो बन जाएगी, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य संभलेगा कैसे? मेरे प्यारे दोस्तों, रानी राजश्री को बनाता है और उसकी संरक्षिका के रूप में हर्षवर्धन अब काम करेगा। तो हम जिसके बारे में हम बात करेंगे वो कौन है? हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का जो समय है वो है 606 से लेकर 606 एडी से लेकर 647 एडी। यानी हर्षवर्धन कब से कब तक भारत में राजा रहा है? हर्षवर्धन 606 एडी से लेकर के 647 एडी, यानी 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक रहा है। अगर हम बात करें हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था, तो हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। वहीं हम बात करेंगे माता का नाम, तो माता थी इनकी यशोमती। यशोमती। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये यानी इनके पिता प्रभाकर वर्धन है, माता इनकी यशोमती है, बहन राजश्री है, एक भाई बड़ा है वो खत्म हो गया, हत्या कर दी उसकी। अब ये राजश्री के नेतृत्व में कन्नौज की कमान संभालेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये अपनी राजधानी किसको बना लेता है? कन्नौज को। किसको बना लेता है? कन्नौज को। तो याद रखना, वर्धन वंश की प्रारंभ में राजधानी या पहले राजधानी थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज बनी है, कन्नौज हर्षवर्धन ने बनाई है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये अपनी राजधानी को परिवर्तित करेगा, फिर मेरे प्यारे दोस्तों अपने विशाल साम्राज्य को और बड़ा करने में लग जाएगा। और जब साम्राज्य को आगे बढ़ाएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों एक उपाधि धारण भी करेगा, उपाधि है शिलादित्य की। इसकी उपाधि कौन सी है? शिलादित्य। कौन सी है? शिलादित्य। उपाधि कौन सी है? शिलादित्य की। ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर बनता है, आप इस पर आईएमपी लिख लेना कि शिलादित्य किसे कहा जाता है, तो शिलादित्य हर्षवर्धन को कहा जाता है। शिलादित्य की उपाधि किसने धारण की है? हर्षवर्धन ने धारण की है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बात करने वाले और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में नोट कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं, ये जो हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठेगा तो इसकी उम्र कितनी थी, कितने वर्ष की उम्र में ये कन्नौज का राजा बना था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि हर्षवर्धन जब कन्नौज का राजा बना था तो उस समय हर्षवर्धन की आयु कितनी थी, तो मेरे प्यारे दोस्तों हर्षवर्धन का जन्म 590 एडी में हुआ था। कब हुआ था? 590 एडी में। मेरे प्यारे दोस्तों, गद्दी पर कब बैठा था, यानी गद्दी पर अगर बैठने की पूछे तो गद्दी पर बैठा था 606 ईस्वी में, 606 एडी में। यानी हम ये कह सकते हैं
कि हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा, जब गद्दी पर बैठा था तो उस समय उसकी आयु 16 वर्ष थी। कितनी थी? 16 वर्ष। यानी हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा तो उसकी आयु कितनी थी? 16 वर्ष थी। 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। ऐसा कहा जाता है हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी था। साहित्य प्रेमी था। साहित्य प्रेमी से यह पता चलता है इसने 3 ग्रंथ लिखे हैं। इसने कितने ग्रंथ लिखे हैं? 3। नंबर 1 रत्नावली, नंबर 2 नागानंद, और तीसरा ग्रंथ है रत्नावली, नागानंद, और तीसरा है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका कौन सा है? प्रियदर्शिका। यानी इसने 3 ग्रंथ लिखे हैं, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। लेकिन यह कहा जाता है कुछ कुछ स्रोतों के अनुसार कि ये धावक नामक कवि को देकर अपनी कविताएं लिखवाता था। यानी ये कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने धावक नामक कवि को पैसा देकर ये ग्रंथ लिखवाए। तो ये याद रखना, यानी धावक नामक कवि को पैसा दे करके ये ग्रंथ लिखवाए, ऐसा माना जाता है। अगर आपसे पूछे तो आप भी बता देना मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा कहा जाता है। अब बात ये आती है कि ये जो हर्षवर्धन है इसका दरबारी कवि कौन था? तो हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि है वो था बाणभट्ट। कौन था? बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। मेरे प्यारे दोस्तों, बाणभट्ट ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। बाणभट्ट ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। अगर हम 2 ग्रंथ की बात करें, 2 ग्रंथ, बाणभट्ट के 2 ग्रंथ या 2 पुस्तक आपसे पूछे तो आप बता देना। नंबर 1 कादंबरी और नंबर 2 हर्षचरित। दूसरी कौन सी है? हर्षचरित। तो बाणभट्ट ने 2 पुस्तक लिखी है, कादंबरी एक हर्षचरित है, रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की है। ऐसा कहा जाता है हर्षवर्धन ने धावक नामक कवि को पैसा दिया, उसने ये ग्रंथ लिखे। तो जैसे भी क्वेश्चन पेपर में पूछे आप बता देना। अब हम यहाँ के आगे बात करें, जब हर्षवर्धन यहाँ राजा बन गया तो इसने उत्तर भारत में कई राज्यों को जीता, कई राज्यों पर विजय प्राप्त की, लेकिन ये जम्मू कश्मीर पर कोई इसने शासन नहीं किया और ना वहां से कोई ऐसा साक्ष्य मिलता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही आपको बता दूं, जब अशोक मगध का राजा था तो अशोक के समय अशोक मगध का राजा था। इस अशोक ने जम्मू कश्मीर पर अधिकार किया, और जम्मू कश्मीर पर अधिकार किया इसकी जानकारी हमें एक पुस्तक से मिलती है जिसका नाम है राजतरंगिणी। पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। और इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो लेखक है मेरे प्यारे दोस्तों कलहड़। कौन है इस पुस्तक का लेखक? कलहड़। कलहड़ ने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी।
राजतरंगिणी में ऐसा कहा गया है कि अशोक मगध का राजा था, उसने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया और जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के झेलम नदी के तट पर एक नगर बसाया, उसका नाम था श्रीनगर। तो अगर कभी कभी तो नदियों को लेकर के भी क्वेश्चन आते हैं, ये नगर कौन सी नदी के किनारे पर है, तो श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की। किसने की? अशोक ने की। ये झेलम नदी के किनारे पर जम्मू कश्मीर की वर्तमान में राजधानी है। इसने नेपाल में ललितपुरम नगर बसाया। इसने इसी समय पे नेपाल में एक नगर बसाया जिसका नाम है ललितपुरम। कौन सा है? ललितपुरम। तो यहाँ हर्षवर्धन का राज्य नहीं रहा, अशोक का राज्य उस समय रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद में अगर हम बात करें 618-19 में उत्तर भारत के बाद में हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत की ओर अभियान किया। जब दक्षिण भारत की ओर अभियान किया, जैसे इसने नर्मदा नदी पार की, इसने नदी को जब पार किया तो नर्मदा नदी के तट पर इसको पुलकेशिन ने रोक लिया। यानी किसने रोक लिया? पुलकेशिन। ये पुलकेशिन द्वितीय है, और ये पुलकेशिन द्वितीय ने ये चालुक्य शासक है। किस वंश का शासक है? चालुक्य वंश का शासक है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर ही रोक लिया। पुलकेशिन और हर्षवर्धन में युद्ध हुआ। हर्षवर्धन और पुलकेशिन, यानी हर्षवर्धन और पुलकेशिन के मध्य युद्ध हुआ। और यह युद्ध कहां पर हुआ? नर्मदा नदी के तट पर। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय जीत गया और हर्षवर्धन इस युद्ध को हार गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना, हर्षवर्धन दक्षिण भारत में, वैसे उत्तर भारत में ये कई राज्यों को जीत गया, लेकिन जैसे ही ये दक्षिण भारत की ओर बढ़ा, विंध्याचल पर्वत को पार किया, और जैसे ही नर्मदा नदी को पार करने वाला था, तुरंत पुलकेशिन द्वितीय जो दक्षिण में चालुक्य वंश का राजा, उसने इसको रोक लिया। और रोकने के बाद में दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ, और इस युद्ध में हर्षवर्धन हार गया, पुलकेशिन द्वितीय जीत गया। जब यह हार जीत होती है, इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से या किस अभिलेख से मिलती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना, इस पूरे प्रकरण की जानकारी एक अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख। इस पूरे प्रकरण की जानकारी किससे मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। कहां से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। और ऐहोल अभिलेख कहां पर है स्थित? वर्तमान में कर्नाटक में है। और ये ऐहोल अभिलेख किसका है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐहोल अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय का है। जब हम दक्षिण भारत में राजाओं को पढ़ेंगे, उस समय पुलकेशिन द्वितीय पढ़ेंगे। जब भी कभी मौका मिलेगा तब पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताएंगे। इस ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा था? पुलकेशिन द्वितीय ने नहीं लिखा था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता देना। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इतना बता दे रहा हूँ, ये पुलकेशिन द्वितीय का तो है, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने नहीं लिखा था। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि ने लिख दिया था, मैंने ये भी बता दिया। अब इसमें पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, तो इसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजय के बारे में बताया गया, हर्षवर्धन को पराजित किया। तो याद रखना, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम आगे बात करें, जब ये पुलकेशिन द्वितीय से हार जाता है, फिर ये उत्तर भारत में अपना साम्राज्य चला रहा था। फिर क्या होता है? धीमे धीमे 629 ईस्वी में इसके समय पर एक चीनी यात्री भारत में आता है। और जो चीनी यात्री भारत में आता है वो है वेनसांग, यानी वेनसांग। ये जो वेनसांग है, ये कौन है? चीनी यात्री है। यानी चीनी यात्री बौद्ध धर्म का अनुयायी है। और ये भारत में कब आता है? तो भारत में आया 629 में। 629 में भारत आया,
भारत, ये चीन से जब निकला तो कई राज्यों से होकर के आया, लेकिन जब भारत में आया उस समय भारत में हर्षवर्धन का शासन चल रहा था। भारत में आया 629 ईस्वी में, और 629 ईस्वी में आया ये नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय में ये इसने कुछ समय तक अध्ययन किया। अध्ययन का मतलब है ये स्टूडेंट रहा, छात्र के रूप में इसने शिक्षा प्राप्त की। फिर कुछ समय बाद इसने अध्यापन शुरू कर दिया। अध्यापन का मतलब है ये शिक्षक बना, शिक्षक भी रहा, पढ़ाया भी, और ये पहले स्टूडेंट भी रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि ये हर्षवर्धन जब भारत आया था तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित तमाम साक्ष्य एकत्रित करने के लिए आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय ना, इसको कुमार गुप्त ने बनवाया था, कुमार गुप्त। और ये ऐसा विश्वविद्यालय, इसमें हॉस्टल की भी सुविधा थी, रहकर भी पढ़ सकते थे लोग। तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का काम किया। और ये कहा जाता है कि जब वैनसांग भारत आया उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति थे शीलभद्र। कौन थे? शीलभद्र। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हम बताएं, जब वैनसांग के शासनकाल में जब भारत आएगा ये, तो ये हर्षवर्धन है ना, प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था प्रत्येक 5 वर्ष पर। यानी हर 5 वर्ष में एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, प्रत्येक 5 वर्ष। और हर 5 वर्ष बाद ये जाता था, लगातार 1 महीना वहां रहता था। ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन जब प्रयागराज में जाता था, 5 वर्ष बाद 1 महीने तक रहता था। 1 महीने में जितनी भी सारी संपत्ति होती थी ऐसे उसको खर्च कर देता था। मेरे प्यारे दोस्तों, बौद्ध धर्म में आस्था रखता था, और ऐसा कहा जाता है इसने महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष बना दिया था वैनसांग को। अध्यक्ष किसको बना दिया? वैनसांग को इसने महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष बना दिया। इसके कुछ दिन बाद कन्नौज में एक महासभा का आयोजन हुआ। महासभा का आयोजन किससे संबंधित था? बौद्ध भिक्षुओं से। इतने एक बहुत बड़ी महासभा बुलाई थी, बहुत सारे राजाओं को बुलाया था। और राजाओं को बुलाया इसलिए था क्योंकि ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, क्योंकि ये भी बौद्ध धर्म को मानता था। अब जब इसने महासभा का आयोजन किया, इसने इस महासभा का आयोजन भी किसको बनाया? इसका अध्यक्ष वैनसांग को बनाया। किसको बनाया था? वैनसांग को बनाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये महासभा का आयोजन जो होगा ना, भारत के इतिहास में कहीं कहीं से 5वीं बौद्ध संगति के नाम से भी जाना जाता है। 5वीं बौद्ध संगति। अगर आपसे ये डायरेक्ट भी पूछ लें कि 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ था, तो बता देना कन्नौज में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? वैनसांग। और राजा उस समय कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? हर्षवर्धन। राजा कौन है इस समय पे? हर्षवर्धन है। कन्नौज में आयोजन हो रहा है। अब क्या होता है कि यहाँ बड़े बड़े राजा आते हैं, क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चनों के आंसर दिए जाते हैं, ये सब होता है। कुछ दिन बाद, शिक्षा ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही ये हर्षवर्धन 644 ईस्वी में 15 वर्ष भारत में रहने के बाद वापस चीन चला जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये भारत में आया 629 में, लेकिन गया कब? 644 ईस्वी में भारत से गया। इतना याद रखना। भारत में 15 वर्ष तक रहा। इसने एक पुस्तक भी लिखी है, और उस पुस्तक का नाम है सीयूकी। पुस्तक का नाम क्या है? सीयूकी। कौन सी पुस्तक लिखी इसने? सीयूकी। और फायर ने कौन सी लिखी है? होक्यूकी। इसने कौन सी लिखी है? सीयूकी। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस वैनसांग को वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। इसे वर्तमान नीति का पंडित कहा जाता है। नीति का पंडित कहा जाता है। और इसे
यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार। इसे वर्तमान शाक्यमुनि नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? वैनसंग को कहा जाता है। भारत में 15 वर्ष तक रहा, 629 में आया, 644 तक ये भारत में रहा है। कुलपति शीलभद्र थे उस समय, नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन का काम किया। और मेरे प्यारे दोस्तों ये यहाँ से चला गया, बौद्ध धर्म से संबंधित तमाम साक्ष्यों को एकत्रित करके ये वापस चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों वैनसांग के समय पे 5वीं बौद्ध संगति, जो अगर पूछे पेपर में तो बता देना, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। और मेरे प्यारे दोस्तों हर्षवर्धन का कुछ समय बाद निधन हो जाता है, यानी हर्षवर्धन की मृत्यु, अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो जाती है। कब हो जाती है? 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। और मेरे प्यारे दोस्तों हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज का राजा यशोवर्मन बनता है। कौन बना कन्नौज का राजा? यशोवर्मन कन्नौज का राजा बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों हमने पुस्तकों के बारे में जानकारी की, प्रयागराज में हमने इस महामोक्ष परिषद का गठन जो महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था उसके हमने बारे में बात की। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो पेपर में बनता है, प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन, मेले का प्रारंभ हर्षवर्धन ने किया। इसने किया। कुंभ का मेला जो प्रयागराज में लगता है इसकी शुरुआत कौन कर रहा है? हर्षवर्धन कर रहा है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। कौन कर रहा है? हर्षवर्धन कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हर्षवर्धन से संबंधित जितने भी पॉइंट थे हमने कवर करने की कोशिश की है। पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा बाहर नहीं जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।